सो दिस इज योर सॉल्यूशन वन शॉट वीडियो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का एक घंटे में हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन का अगर फर्स्ट में क्वेश्चन बोलूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट इज योर राउट्स लॉ। First is your Raoult's law. So according to Raoult's law, the vapor pressure of non-volatile solute is directly proportional to its your we can say mole fraction. So according to Raoult's law, your partial pressure of the components are directly proportional to its mole fraction or mole fraction of that component. Its mole fraction. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, और दोनों वोलाटाइल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नॉन वोलाटाइल होगा तो वहां पे वेपर प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर में मैं ए ले जा रहा हूँ और बी ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए एंड बी आर टू कंपोनेंट, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूशन एंड बोथ आर वोलाटाइल, अगर वोलाटाइल नहीं होगा दैट मींस वेपर प्रेशर ही आपका क्रिएट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पीए स्टैंड फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू ए तो वोलेटाइल है, तो ए की वजह से कुछ वेपर प्रेशर आएगा, कुछ वेपर आएगा, और जो वेपर आएगा उसका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा डेफिनेटली। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आप यू नो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दैट मींस टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, जितना भी कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन को नीचे डिवाइड कर देंगे। तो का ए इक्वल टू Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb। सिमिलरली योर पीबी, तो पीबी भी क्या है? वोलेटाइल है, तो यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो पीबी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर का बी। तो काय बी आपका क्या हो जाएगा? काय बी इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को आप हटा दोगे, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो क्या होगा? आपका इक्वल टर्म में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू का ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू का बी। और यहाँ पे पी ए क्या है? पी ए है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? पी बी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तुम्हारा पार्शियल वेपर प्रेशर बी का कितना पार्शियल वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन में कितना ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, उसको पी ए और पी बी में रिप्रेजेंट करेंगे। और पी ए नॉट क्या है? पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर है, अगर खाली तुम ए को लोगे तो ए का जो वेपर प्रेशर आएगा, ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा उसको बोलते हैं क्या? पी ए नॉट। सिमिलरली पीबी नॉट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और इस चैप्टर में, होल चैप्टर में हम ए सिंबल यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए और बी सिंबल यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पी ए, पी टोटल तो आपका क्या हो जाएगा? तो पी टोटल दैट मींस आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? यू नो पी ए प्लस पीबी। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कंपोनेंट ए ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंपोनेंट बी ले रहा हूँ, और both are this is your solvent and this is your solute and both are your volatile। तो इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? a प्लस बी। मैं सॉल्यूशन का मिक्सचर बना लिया। और यहाँ पे a की वजह से जो वेपर क्रिएट हो रहा है उसको भी आप क्या सिंबलाइज करते हैं? पी ए नॉट सिंबल में डिनोट करते हैं। और b की वजह से सॉल्वेंट सॉल्यूट की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा उसको पी बी नॉट सिंबल में डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा यहाँ पे हम इसको पी ए बोलेंगे। तो पी ए नॉट क्या है? पी ए नॉट है आपका प्योर सॉल्वेंट का, खाली देखो सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और पी बी नॉट क्या है? प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। और पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट का कितना वेपर प्रेशर है। और पी, इसको बोलेंगे क्या? पीबी। तो पीबी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका पी टोटल क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पीबी। और पी ए प्लस पीबी हम अभी अभी पढ़े। पी ए क्या है? पी ए नॉट इंटू का ए प्लस पीबी क्या है? पीबी नॉट इंटू का बी। सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्या? आपका क्वेश्चन आएगा पी ए नॉट दे देगा, पीवी नॉट दे देगा, ठीक है ना। पी ए नॉट आपको गिवन होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन होगा, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर गिवन होगा। और नंबर ऑफ मोल्स या गिवन मास आपको दिया होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया होगा। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट से आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे? यू नो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास निकालोगे, फिर उसके बाद का ए निकालोगे। का ए कैसे निकालेंगे? एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। काय नॉट बी, काय बी नॉट, काय बी कैसे निकालेंगे? नॉट, ये नॉट नहीं होगा। काय बी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दैट मींस सॉल्वेंट सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप मतलब पुट करके सारा सारा निकाल के आप पी टोटल निकालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू का ए प्लस पीबी नॉट इंटू का बी। अभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? ओके, वेट अ मिनट। अच्छा, मैं अगर बात करूंगा राउट्स लॉ,
Raoult's law application. Okay, Raoult's law application. If I am taking your volatile solvent and non-volatile solute, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो अब जो सॉल्यूट ले रहे हो वो नॉन वोलाटाइल है, जो सॉल्वेंट ले रहे हो वो वोलाटाइल है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए ले लिया और ए आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा उसको हम कौन सा सिंबल में यूटिलाइज करेंगे, डिनोट करेंगे पी ए नॉट में। और मैं यहाँ पे ले जाऊँ बी, बी क्या है आपका प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट। और यहाँ पे कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं आएगा, कुछ भी वेपर प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज आई एम टेकिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हियर। वहां पे पिछले जो केस में मैं लिया था वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर वोलाटाइल, लेकिन यहाँ पे मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहा हूँ। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपका फॉर एग्जांपल ये ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे है, और इसके जो सरफेस एरिया में कुछ आके बी का पार्टिकल ले जाएंगे, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ले जाएंगे। दैट मींस यहाँ पे आपका जो वेपर क्रिएट होगा, बी की वजह से तो कुछ वेपर क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ए की वजह से कुछ ना कुछ तो वेपर क्रिएट होगा। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, पीए बोलेंगे। अब इसको देख पा रहे हो कि अगर आप पीए नॉट और पीए को कंपेयर करोगे तो आपका हमेशा पीए नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब? व्हेन यू आर टेकिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोगे आपका हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, पीए नॉट माइनस पीए, आपका ये कम हो जा रहा है, पीए नॉट माइनस पीए कम होगा। आपका पहले था पीए नॉट, फिर हम दिखे कि थोड़ा सा जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस में आके कुछ कुछ मॉलिक्यूल रह गए। दैट मींस आपका जो वेपर क्रिएट होगा ऑब्वियसली कम आएगा, तो वो तो पीए आ जाएगा। तो पीए डेफिनेटली कम होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल यहाँ पे पूरा का पूरा सरफेस मॉलिक्यूल में पूरा का पूरा वोलेटाइल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल में वोलेटाइल भी है, नॉन वोलेटाइल भी है। दैट मींस यहाँ पे डेफिनेटली कम होगा आपका वेपर प्रेशर, तो पीए डेफिनेटली कम हो जाएगा। दैट मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितना कम हो रहा है, तो कम कितना होगा, पीए नॉट माइनस पीए, तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को माइनस कर देंगे। दैट मींस दिस इज योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो इफ आई एम सेइंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering in vapor pressure. So relative lowering in vapor pressure equal to lowering in vapor pressure क्या था, PA नॉट माइनस PA। और relative lowering in vapor pressure का मतलब क्या है, हम आइडियल को जो हमारा पूरा प्योर वैल्यू है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट, इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ दिस इज योर इक्वल टू योर काई बी, ये काई बी के साथ सेम है। तो दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हिच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और काई बी क्या है, काई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट मींस टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। बात कर रहा हूं कि देन इज योर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन मींस व्हिच ओबेज राउट्स लॉ। द सॉल्यूशंस व्हिच ओबेज राउट्स लॉ इज कॉल्ड योर आइडियल सॉल्यूशन। दैट मींस ओबेज राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को मानेगा, जो राउट्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है। और राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है आपका, राउट्स लॉ का एक्सप्रेशन है कि पी टोटल इक्वल टू पीए प्लस पीबी। दैट मींस पीए के प्लेस पे पुट कर देंगे पीए नॉट इनटू काय, और पीबी के प्लेस पे पुट करेंगे पीबी नॉट इनटू काय बी। जो ये तुम्हारा राउट्स लॉ है ना, तो जो सॉल्यूशन आपका ये एक्सप्रेशन को मान रहा है, ओबे कर रहा है, उसको ही बोलते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ग्राफ को थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या ले जाऊंगा, यहाँ पे काय ए ले जाऊंगा, तो काय ए इक्वल टू 1। काय इक्वल टू 1 का मतलब क्या, ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, ये तुम्हारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट। दैट मींस यहाँ पे सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। तो काय अगर 1 है तो काय बी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज यू नो काय ए प्लस काय बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल टू बिकम्स 1। अगर काय ए 1 हो गया तो काय बी तो डेफिनेटली 0 ही हो जाएगा। और धीरे धीरे आप जितना जा रहे हो, ये तुम्हारा ये पोर्शन में प्योर सॉल्यूट हो जाएगा, ये पोर्शन में प्योर सॉल्यूट। दैट मींस प्योर सॉल्यूट मतलब यहाँ पे काय बी क्या होगा, 1 होगा, और काय ए क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपका ग्राफ क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके आपके काय ए इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे आपका जो भी वेपर प्रेशर आएगा, ये तो जो वाई एक्सिस में ले रहे हो ये तुम्हारा वेपर प्रेशर है, ये क्या है, ये वेपर प्रेशर। तो ये लेट, ये तुम्हारा क्या, कौन सा सिंबल में डिनोट करेंगे, पीए नॉट में, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो भी आपका ये वाला जो पॉइंट है, वेयर वी आर टेकिंग काय ए इक्वल टू 1, दैट मींस प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट में जो भी वेपर प्रेशर आता है उसको पीए नॉट सिंबल में डिनोट करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ और पूरा स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पीए का जो ग्राफ है ये आपका पीए का ग्राफ है, ठीक है ना। पीए
ये जो पोर्शन में ये जीरो है, क्यों? क्योंकि वहां पे का ए जीरो है, अगर का ए जीरो है तो पी ए भी तो जीरो होगा ना। दैट मींस सॉल्वेंट का कोई नामो निशान नहीं, अगर सॉल्वेंट ही नहीं है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी नहीं आ रहा है। और ये वाला जो पॉइंट में, ये पॉइंट में आपका सॉल्वेंट भर भर के है, का ए 1 है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट। ये दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और मैं यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहा हूँ, ठीक है ना, सॉरी वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहा हूँ, और वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे काई भी क्या है, 1 है, अगर काई भी 1 है तो उसके वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। लेट यहाँ पे वेपर प्रेशर आ रहा है आपका क्या, काई बी का, तो इसको कौन सा सिंबल में यूटिलाइज करेंगे हम, पीबी नॉट सिंबल में। पीबी नॉट मतलब दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। और ये तुम्हारा ग्राफ क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आप बना रहे हो, ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये आपका पी ए का ग्राफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए इक्वल ग्राफ फ्लो मान रहा है ना, दैट मींस पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इनटू का ए। ये आपका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आप बना रहे हो, ये ग्राफ आपका किसका है, पी बी का ग्राफ है। तो आई कैन राइट डाउन पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इनटू का बी। फिर उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, और ये दोनों का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पी टोटल होगा। तो पी टोटल क्या होता है आपका, पी ए प्लस पी बी। तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये वाला ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, कैसे कैसे बन रहा है। तो सिमिलरली अगर एग्जांपल आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्हिच सॉल्यूशन और व्हिच लिक्विड फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, सो आई कैन राइट डाउन लिक्विड्स हैविंग similar nature and similar structure are likely to form ideal solution, to form ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका लिक्विड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिमिलर मतलब जो स्ट्रक्चर और नेचर होता है वो सिमिलर होना चाहिए। और एग्जांपल आप आराम से याद रख सकते हो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि मिथानॉल प्लस इथानॉल, आप देख पा रहे हो मिथानॉल प्लस इथानॉल, तो मिथानॉल और इथानॉल, इसमें भी एक OH अल्कोहल ग्रुप है, इसमें भी एक अल्कोहल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, इसमें दो कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, सिमिलर बोला जा रहा है, नॉट सेम। तो सिमिलर नेचर सिमिलर स्ट्रक्चर अगर हो रहा है तो आग बंद करके उसको आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सिमिलरली एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये भी आपका दिस इज एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, these are all examples of your ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर बोलोगे, when solvent A और A के बीच में जो इंटरेक्शन है, B और B के बीच में जो इंटरेक्शन है, must be equal to A और B के बीच में जो इंटरेक्शन है। दैट मींस A solvent molecule interaction and solute molecule, B मतलब क्या है, solute molecule। तो solute molecule interaction must be same with solute solvent and solute molecule interaction। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूट सॉल्यूट का मस्ट बी इक्वल विथ सॉल्वेंट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी वो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, हम उसको बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सो कैन राइट डाउन यहाँ पे फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, फोर्स F स्टैंड्स फॉर फोर्स, फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट मस्ट बी इक्वल विथ फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट। तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आफ्टर मिक्सिंग उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो अभी हम बोलेंगे कि दे कैन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन। तो ये रीजन अगर हो रहा है, ये रीजन अगर हो रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है एंड सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर सेम आ रहा है सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, तो अभी हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे आपका जो डेल कुछ कंडीशन है, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या है, डेल एच मिक्स, ठीक है ना। तो डेल एच मिक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल भी मिक्स, डेल भी मिक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा वॉल्यूम तो इंटरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इंटरेक्शन तो सेम हो रहा है ना। तो डेल एच मिक्स जीरो होगा, डेल भी मिक्स जीरो होगा। और आपका डेल एस मिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव हमेशा रहता है। और डेल जी मिक्स ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। दीज आर द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का आपका कंडीशन है। अगर आपके पास डेल एच मिक्स जीरो, डेल बी मिक्स जीरो, डेल एस ग्रेटर देन जीरो और डेल जी लेस देन जीरो आ रहा है, दैट मींस दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन मान लेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Non-ideal solution. So non-ideal solution means as like your ideal solution obeys Raoult's law, so non-ideal solution does not obey your Raoult's law। तो ये Raoult's law को नहीं मानेगा। अगर Raoult's law को नहीं मानेगा, that means I can write down Pa not equal to Pa not into chi, Pb your Pb not equal to Pb not into chi b, and P total obviously not equal to your Pa not chi a plus
पी बी नॉट काय बी, ये उसके साथ क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, सब नॉट इक्वल होगा, क्योंकि राउट फ्लो का एक्सप्रेशन तो ये है ना, इक्वल होना चाहिए। तो ये नहीं मानना है मतलब वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, हम बोल सकते हैं। तो इसका अगर ग्राफ में बना रहा हूँ तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे काय ए इक्वल टू 1 लेंगे, तो यहाँ पे काय ए 1 मतलब काय भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर काय ए 0 हो रहा है तो काय भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका लेट वेपर प्रेशर कुछ आ रहा है, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा किसकी वजह से आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि काय ए इक्वल टू 1, काय ए इक्वल टू 1, अगर काय ए 1 है दैट मींस इट इज डेफिनेटली योर पी ए नॉट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, सॉल्यूट की वजह से आएगा, दैट मींस दिस इज योर प्योर सॉल्यूट। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करंट कर लेंगे। तो ये आपका आइडियल सोल्यूशन है, ये आपका किसका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ लिया नॉन आइडियल सोल्यूशन, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, अनदर इज योर नेगेटिव डेविएशन। एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का अगर ग्राफ पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या करो, ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर करके बनाओ, ठीक है ना, ऐसे बनाओगे डॉटेड लाइन में, फिर थोड़ा सा ऊपर करके बना दोगे, ठीक है ना, ये वाला, दैट मींस थोड़ा सा पॉजिटिव शो करेगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर में रहेगा पॉजिटिव डेविएशन, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। अगर आपका ग्राफ आ रहा है कि नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाओ, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बनाने के लिए नेगेटिव डेविएशन का, तो कैसे बना रहा हूं, देखो दिस इज योर काय इक्वल टू 1, काय बी इक्वल टू 0, इधर काय इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, काय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पी ए नॉट, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी बी नॉट। तो इसको क्या करेंगे, सॉफ्ट हैंड में डॉटेड लाइन में करंट करेंगे, क्योंकि ये आपका आइडियल का है, ये आपका आइडियल का ग्राफ है, दिस इज योर आइडियल सोल्यूशन ग्राफ। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ कि नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, तो थोड़ा सा कम करके नीचे करके बना दोगे ग्राफ को। तो नीचे करके कैसे बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसे इस साइड से नीचे आएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, इस साइड नीचे आ जाएगा, और इस साइड भी क्या आएगा, इस साइड नीचे आ जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। तो दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ एंड दिस इज योर नेगेटिव डेविएशन ग्राफ। तो ये किसके वजह से ग्राफ होगा, ये तुम्हारा होगा पी ए का ग्राफ, ये तुम्हारा क्या होगा, पी बी का ग्राफ होगा, और ये किसका ग्राफ होगा, पी टोटल का ग्राफ होगा। वैसे ही ये तुम्हारा ग्राफ क्या होगा, पी ए का ग्राफ, और ये क्या होगा, पी बी का ग्राफ, ये क्या होगा, पी टोटल का ग्राफ। सो दिस इज योर ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, उसको थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव डेविएशन का आपका डेफिनेशन पूछ जा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन देखो, पॉजिटिव डेविएशन मतलब मान लो कि डेल भी मिक्स, आपका जो डेल भी होगा, डेल भी क्या होगा, पॉजिटिव, डेल भी इक्वल टू पॉजिटिव। तो डेल भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, डेल भी इज योर चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होना चाहिए, तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल भी पॉजिटिव होगा, तो डेल भी पॉजिटिव होगा मतलब डी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए वी फाइनल तो बड़ा होना चाहिए ना, दैट मींस वी फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो वी फाइनल का मतलब क्या है, वी सॉल्यूशन, वी फाइनल का मतलब क्या है, वी सॉल्यूशन, और वी इनिशियल का मतलब क्या है, वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम को अगर तुम ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद वी सॉल्यूट और वी सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद और वी सॉल्यूशन को अगर तुम कंपेयर करोगे तो वी सॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो वी सॉल्यूशन अगर ज्यादा होगा दैट मींस इंटरेक्शन डेफिनेटली तुम्हारा सॉल्यूशन में कम है। तो सॉल्यूशन में इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, इसलिए तो दूर दूर रह रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन में अगर अच्छा इंटरेक्शन नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से आप यहाँ पे क्या करते हो, पॉजिटिव डेविएशन का डेफिनेशन लिख सकते हो। और एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में आपका डेल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इफ डेल भी पॉजिटिव देन यू नो डेल भी मींस चेंज इन वॉल्यूम, सो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो बी फाइनल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा टर्म से अगर हम छोटा टर्म को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। तो बी फाइनल मस्ट बी ग्रेटर देन बी इनिशियल। तो बी इनिशियल मतलब पहले आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट था वो इनिशियल फॉर्म में, फाइनल फॉर्म मतलब आप सॉल्यूशन बना लिए तो वो फाइनल फॉर्म हो गया। तो बी सॉल्यूशन आपका ज्यादा होना चाहिए, डेफिनेटली बी सॉल्यूशन मस्ट बी हाई। तो बी सॉल्यूशन वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है दैट मींस वहां पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल दूर दूर है। अगर ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन दूर दूर है, ये फॉर एग्जांपल ये ए है ये बी है, इन दोनों का आप आर कर दिए, इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम के बीच में आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, दैट मींस आपके सॉल्यूशन में अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। सो यू कैन राइट डाउन फॉर पॉजिटिव डेविएशन द फोर्स बिटवीन ए एंड बी, दैट मींस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो मस्ट बी लेस देन फोर्स बिटवीन ए एंड फोर्स बिटवीन बी बी। दैट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज लेस देन इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सॉल्यूशन का कम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का कंडीशन क्या हो जाएगा, पहले तो हम एक कंडीशन लिख लिए। तो डेल भी आपका क्या हो जाएगा, डेल भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल भी पॉजिटिव है तो डेल एच भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल एच तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जो डेल जी होता है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। डेल जी नेगेटिव फॉर ऑल केसेस, डेल एस पॉजिटिव फॉर ऑल केसेस। सो दीज आर द कंडीशंस, ओके।
अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या होगा? देखो एग्जांपल मतलब अच्छे से आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ध्यान दो, इफ आई एम टेक इफ आई एम सेइंग इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, तो वाटर में अच्छा हाइड्रोजन, आप ऐसे नहीं समझोगे कि इथाइल अल्कोहल और वाटर में तो अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन वाटर में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। एक मॉलिक्यूल चार चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल जब इसके अंदर घुस जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट मींस अभी इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए तुम्हारा फोर्स क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। अगर मैं बात करूंगा कि एसीटोन plus carbon disulfide, that means CH2, carbon disulfide, acetone plus carbon disulfide, carbon tetrachloride CCl4, CCl4 plus benzene, carbon tetrachloride plus benzene, acetone plus benzene, एसीटोन प्लस बेंजीन, जहां पे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहां पे हमेशा होगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में आपको डेल भी पॉजिटिव चाहिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली इफ आई एम सेइंग नेगेटिव डेविएशन, इफ आई एम सेइंग नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन मतलब डेल भी मस्ट बी नेगेटिव, तो डेल बी नेगेटिव मतलब आपका भी फाइनल माइनस भी इनिशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इसके वजह से ये भी इनिशियल वाला टर्म क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो भी इनिशियल अगर टर्म ज्यादा होगा तो अभी तो आपका डेल भी नेगेटिव होगा ना, दैट मींस भी इनिशियल मस्ट बी ग्रेटर देन भी फाइनल, तो भी इनिशियल आपका यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। तो भी इनिशियल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में आपका इंटरेक्शन है, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, आफ्टर एडिशन आपका बी इनिशियल ज्यादा होना चाहिए, दैट मींस यहाँ पे और ए और बी के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि मैं उस टाइप का डायग्राम बना दिया कि जैसे आपको अच्छे से मार्क हो जाए, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज योर प्योर सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का देखो वॉल्यूम कम हो गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे कम होगा, जब तुम्हारा फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस आई कैन राइट डाउन फोर्स ऑफ solute and solvent is very very greater than force between solvent and force between solute। इसको थोड़ा सा ध्यान करके थोड़ा सा सोच समझ के एग्जाम में करना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहाँ पे अच्छा इंटरेक्शन आ जाना चाहिए, दैट मींस आप देख पा रहे हो कि ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्स्ट्रा क्रिएट हो सकता है, हम बोल सकते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूंगा, डेफिनेशन तो बोल दिया, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज मोर than that of the solvent and solute molecular interaction, then we call it as negative deviation from Raoult's law। और नेगेटिव डेविएशन में आपको मैंने बोला था कि क्या, ट्रिपल ए होना चाहिए, ट्रिपल ए मतलब क्या होना चाहिए, आपका एसिड होना चाहिए, ठीक है ना, और अनिलिन वगैरह होना चाहिए, ठीक है ना, तो एसिड अनिलिन वाटर ये सब चीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा HNO3, कहीं पे अगर आप एसिड दिख लिए, इनऑर्गेनिक एसिड, तो आग बंद करके उसको नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो HNO3 प्लस वाटर हो गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, एसिडिक एसिड, ये भी एसिड आ गया, एसिडिक एसिड प्लस स्पिरिडिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस वाटर। तो अगर कहीं भी आपका एसिड आ रहा है या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो तभी हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव डेविएशन। और आपका कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली डेल भी क्या होगा, नेगेटिव, डेल एच क्या होगा, नेगेटिव, और डेल एच हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, और डेल जी हमेशा आपका नेगेटिव रहता है। सो दीज आर द कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो आजियोट्रॉप्स, then is your azeotrophs। So what is the meaning of azeotrophs? Azeotrophs is nothing but your binary mixture, okay, it is a binary mixture, that means दो कंपोनेंट का आप मिक्स करोगे, ठीक है ना, बाइनरी मिक्सचर having same composition, that means जो दो सॉल्यूशन का आप मिक्स करोगे, जो दो लिक्विड को आप मिक्स करोगे, उनका जो कंपोजिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, वी कैन से इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड हैव ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट मींस ए का बॉइलिंग पॉइंट और बी का, फॉर एग्जांपल ए आपका एक सॉल्यूशन है, बी आपका एक सॉल्यूशन है, और दोनों का कंपोजिशन सेम है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तभी उसको बोलते हैं आजियोट्रॉप्स। तो आजियोट्रॉप्स आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है क्या, मिनिमम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रॉप्स, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आजियोट्रॉप्स। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रॉप्स क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग आजियोट्रॉप्स क्या है। पहले वी आर गोइंग फॉर मिनिमम
मिनिमम बॉइलिंग azeotrophs. सो मिनिमम बॉइलिंग azeotrophs मींस आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक वर्ड लगा है मिनिमम और लगा है क्या बॉइलिंग, दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर था, सिमिलर कंपोजिशन था और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट था। जब आप उन दोनों को ऐड कर दिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। सो यू कैन राइट डाउन द बाइनरी मिक्सचर, द बाइनरी मिक्सचर दैट मींस अभी आप मिक्स कर दिए, ठीक है ना, बाइनरी मिक्सचर whose boiling point is less than either of two component, either of two component। तो दो कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक है और बी एक है, तो इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका भी कुछ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये अप्रोक्सीमेट क्या होता है, सिमिलर होता है। तो आपका जो सॉल्यूशन का होता है, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ए और बी को मिला दोगे आप जब, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो रहा है ध्यान दो, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन की वजह से हो रहा है। ध्यान दो, मिनिमम आ रहा है मतलब पॉजिटिव, उल्टा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मिनिमम मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, फ्रॉम राउट्स लॉ। तो जहां पे आपका मिनिमम डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrophs होता है वो कौन सा डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउट्स लॉ, वो क्या करता है, शो कर क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन। और क्यों शो करता है, देखो अभी अभी हमने पढ़े कि पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में आपका फोर्स क्या होता है, कम होता है। अभी अभी हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, फोर्स कम होता है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। अगर फोर्स कम होगा दैट मींस वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो ज्यादा अच्छा वेपर क्रिएट कर सकता है। अगर वेपर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा ना। इसलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज सेम एज योर पॉजिटिव डेविएशन। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और एग्जांपल एक दो ही एग्जांपल है, उसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जांपल अगर आएगा तो इसको पर्टिकुलर इसका जो कंपोजिशन के साथ लिखना है, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 94.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस 4.5% ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। ये भी लिखना है, वॉल्यूम टर्म को मेंशन करना है। अगर आप 94.5% इथाइल अल्कोहल लोगे और 4.5% वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो वेपर प्रेशर आपका आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अभी अभी हमने दिखाया था कि पॉजिटिव डेविएशन में इथाइल अल्कोहल और वाटर का एग्जांपल था। क्यों, ये वाटर में बहुत अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इथाइल अल्कोहल आके उसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कम आ रहा था। तो अगर कम आ जाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो वेपर ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा ना। और इसका पर्टिकुलर जो कंपोजिशन है उसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 94.5% ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 4.5% ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम अगर आप लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग azeotrophs। वैसे ही इफ आई एम गोइंग फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrophs, मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrophs, तो मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrophs मतलब ये मैक्सिमम है ना, दैट मींस दिस इज सो इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट azeotrophs दिखाएंगे। तो जो द सॉल्यूशंस व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ कैन शो मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrophs। उसका मतलब क्या है, तो मैक्सिमम आ रहा है और क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मींस आई कैन राइट डाउन द बाइनरी मिक्सचर, द बाइनरी मिक्सचर whose boiling point is more, boiling point is more than the two component, two components। अगर कंपोनेंट से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा तो अभी हम बोलेंगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और मैक्सिमम बॉइलिंग कब होता है, नेगेटिव डेविएशन की वजह से होता है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है अभी थोड़ा सा देख लेंगे। नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है, देखो नेगेटिव डेविएशन में आपका जो फोर्स रहता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा रहता है। आप सोच पा रहे हो, थोड़ा सा सोचो उसको अच्छे से। अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अच्छा इंटरेक्शन रहेगा तो वहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, क्या नहीं होगा, वो वेपर ही नहीं होगे। तो वेपर अगर नहीं होगा तो वेपर प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। तो अगर वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कैसे सेम होगे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे आएगा। दैट मींस अगर वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मींस ये आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल बात करूंगा और इसका एग्जांपल भी याद रखना है, 68 हमने क्या बोला था, नेगेटिव डेविएशन में क्या रखे थे, हम एसिड को रखे थे। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 68% ऑफ HNO3 प्लस 32% H2O बाय मास। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब इथाइल अल्कोहल और वाटर ले रहे थे 94.5%, 4.5% वाटर, तो वो बाय वॉल्यूम था। लेकिन यहाँ पे 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाय मास लेंगे। इसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrophs, जो कि आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ है। तो आपका अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ इसके मतलब बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा डेविएशन शो कर सकता है, किसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrophs। तो आपको लिखना है कि द बाइनरी मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर
टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स, जो भी दो कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो उससे अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा सॉल्यूशन का, तभी हम बोलेंगे क्या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोट्रोप्स। और एग्जांपल इज योर 68% HNO3 and 32% of water by mass. Then is your colligative property. Then is your colligative properties. We know colligative properties. Colligative properties means the properties of the solution which does not obey, which does not or does not depend upon the does not depend on the nature of solute or solvent, nature of the solute particle. The properties of the solution which does not obey or does not depend on the nature of the solute particle, जो solute के nature के ऊपर depend नहीं करेगा, only depend the amount, only depend the amount of solute particle, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में ये आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट का पार्टिकल होना चाहिए और वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। आप ग्लूकोज 1 केजी ग्लूकोज लोगे, 1 केजी फ्रुक्टोज लोगे, आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप 1 केजी ग्लूकोज ले रहे हो, 1 केजी फ्रुक्टोज ले रहे हो, तो 1 केजी ले रहे हो ना, दैट मींस दीज आर योर, वी कैन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो फर्स्ट में हमने पढ़ लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देन नेक्स्ट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे हमेशा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है ना। देन इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने पढ़ लिया। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि Pa0 माइनस Pa, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? दिस इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? बिकॉज़ इट इज योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? Pa0 माइनस Pa डिवाइड बाय Pa0, ये आपका है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। When you are dividing Pa0, then this becomes your relative lowering vapor pressure, which is a colligative property। लेकिन कभी भी इसको हम colligative property नहीं बोल सकते। And relative lowering vapor pressure Pa0 minus Pa divided by Pa0 equal to Chi b, mole fraction of a solute you can say। तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से देखो। इसको मैं ले सकता हूँ Nb बाई Na प्लस Nb, इसको मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Nb क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे देखो नीचे अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं डिनोमिनेटर साइड से इग्नोर कर सकता हूं। तो Pa0 माइनस Pa डिवाइड बाय Pa0 इक्वल टू Nb बाई Na। नीचे के टर्म में मैंने क्या कर लिया, इसको मैं जीरो पकड़ लिया क्योंकि बहुत कम होता है ना, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में तो बहुत कम होगा ऑब्वियसली, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे Nb के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, आपको मालूम है गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास को मैं Wb लिखता हूँ, मोलर मास को Mb लिखता हूँ, डिवाइड बाई Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छे से कर लो। तो Pa0 माइनस Pa डिवाइड बाई Pa0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Wb इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये Ma होगा, Ma W इंटू Ma डिवाइड बाई Wa इंटू Mb। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कुछ पूछ सकता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से आप सारा सारा वैल्यू आपको दे देगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप पुट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसको भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, ध्यान दो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज सिंबलाइज्ड बाय डेल टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपका टीबी था, टीबी नॉट था, ये प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था। फिर आपका आफ्टर एडिंग सॉल्यूट आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, दैट मींस टीबी ज्यादा होगा, क्योंकि हम एलिवेशन बोल रहे हैं ना, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो टीबी नॉट और टीबी से टीबी तो ज्यादा होगा, तो डेल टीबी आपका क्या हो जाएगा, डेल टीबी इक्वल टू बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, इसको हम लिख सकते हैं। एंड व्हिच इज इक्वल टू, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोलालिटी। तो डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोलालिटी। तो मोलालिटी को अगर प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा देंगे तो आपका हो जाएगा डेल टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम।
डेल टी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो डेल टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एम क्या है, एम आपका है मोलालिटी, मोलालिटी। और आपका केबी क्या है, केबी जो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट को आप और भी क्या बोल सकते हो, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ गया क्या, डेल टी बी इक्वल टू केबी इंटू एम, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और जो केबी है वो केबी क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, उसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे m के प्लेस में 1 पुट कर दूं, दैट मींस मोलालिटी को मैं 1 मोलालिटी ले जाऊं, 1 मोलाल ले जाऊं, 1 मोलालिटी ले जाऊं, तो 1 मोलालिटी लेने से आपका डेल्टा भी क्या हो जाएगा, केबी के साथ इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन राइट डाउन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन, और यू कैन से मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट kb is equal to kb is equal, that means molar elevation constant or ebullioscopic constant is equal to elevation in boiling point, elevation in boiling point for 1 molar solution, 1 molar solution, or you can say when 1 molar, when 1 mole of non volatile solute, non volatile solute is added to, is added to 1 kg of solvent, क्योंकि हमारा मोलालिटी क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 केजी ऑफ सॉल्यूट, उसको ही तो मोलालिटी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपका डेल टी भी क्या हो जाएगा, केबी के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। अगर मोलालिटी को 1 पुट कर रहे हो तो आपका डेल टी भी क्या हो जाएगा, केबी के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेल टी भी इक्वल टू केबी इनटू एम वी कैन से। यहाँ पे अगर यूनिट आ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, केबी का यूनिट क्या है, तो डेल टी का यूनिट क्या होगा, आपका डेल टी का यूनिट ऑब्वियसली केल्विन होगा, तो केबी का यूनिट में लिखूंगा, यूनिट ऑफ केबी। और एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोल केजी इनवर्स। तो इसको क्या करो, इस साइड डिवाइड कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी इक्वल टू केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये डिवाइड अगर हो गया तो केजी क्या हो गया, जी इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा केजी, और मोल नीचे है ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे पास अभी है कि डेल टी बी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो एम क्या है, तुम्हारा जो एम है वो है मोलालिटी, और मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम होगा तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल टी बी इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने अभी अभी आपको बोला कि हमेशा हम ए सिंबल किसके लिए यूज करेंगे, सॉल्वेंट के लिए, और बी सिंबल की किस लिए यूज करेंगे, सॉल्यूट के लिए। तो ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं इसको लिख सकता हूं Wb डिवाइड बाय Mb, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस आई कैन राइट डाउन Wb बाय Mb। नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका Wa हो गया, क्योंकि मास के लिए हम W यूज करेंगे, और मोलर मास के लिए आप यूज करेंगे M यूज करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या हो जाएगा, Wa। अगर ये केजी में है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लिख देंगे, लेकिन कभी-कभी इसको ग्राम में दिया जाएगा, तो ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्राम हमको केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, जिसको हमको याद रखना है, डेल टी बी इक्वल टू केबी इंटू Wb इंटू 1000 डिवाइड बाई Mb इंटू Wa। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से अगर आपका Mb पूछा जाएगा तो Mb क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस क्रॉस कर लो, थोड़ा सा इधर उधर ले जाओ, अरेंजमेंट कर लो अच्छे से। तो Mb तो इधर है ना, इसको उस साइड ले जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, Kb इंटू Wb इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या जाएगा, ये आपका डेल टीबी इंटू Wa। तो ये आपका हो जाएगा क्या, Mb। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा पूछता है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर पूछेगा तो इस टाइप का हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। देन अगर आ रहा है कि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आपको डेल्टी एफ सिंबल में हम यूटिलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं। तो डेल्टी एफ मतलब आपका डिप्रेशन हो रहा है, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो पहले आपका प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का आपका फ्रीजिंग पॉइंट था टीएफ नॉट, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वो हो गया क्या, टीएफ। तो आपका डिप्रेशन हो रहा है, दैट मींस कम हो रहा है। तो आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट योर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो टीएफ नॉट और टीएफ का अगर कंपेयर करेंगे तो टीएफ नॉट ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो आपका जो डेल टीएफ क्या होगा, डेल टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो वैसे ही आपका, जैसे आपका डेल टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, वैसे डेल टीएफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी आल्सो, एंड हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज योर डेल टीएफ इक्वल टू
के एफ इंटू एम, वहां पे के भी था और यहाँ पे के एफ हो जाएगा। और के एफ क्या है, ये आपका मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, वो था मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और ये था मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं, उसको जैसे बोलते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अभी हमारे पास आ गया क्या, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो अगर क्वेश्चन पूछा रहा कि डेफिनेशन ऑफ के एफ का डेफिनेशन क्या है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है। जब वहां पे कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, मोलारिटी का अगर तुम वन मोलारिटी ले जाओ, वन मोलारिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ के साथ सेम हो जाएगा। दैट मींस आई कैन राइट डाउन मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 molar or 1 mole of non-volatile solute, 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kg of solvent। अगर 1 kg सॉल्वेंट में ऐड करोगे तभी हम बोलेंगे क्या, 1 मोलारिटी। तो 1 मोलारिटी लोगे तभी तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ आपका हो जाएगा। तो दिस इज योर डेफिनेशन। तो अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट क्या होगा, डेल टी एफ के प्लेस में के पुट करेंगे, तो के एफ के तो यूनिट निकाल लें, और मोलारिटी का यूनिट क्या है, मोल केजी इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के एफ आपका क्या हो जाएगा, तो के एफ इक्वल टू केल्विन डिवाइड बाई, ये डिवाइड हो जाएंगे तो मोल केजी इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ केएफ। तो केएफ और केबी का यूनिट सेम होता है। तो वहां पे जैसे निकाले थे आपका डेल टी एफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, और एम क्या है आपका, एम है आपका मोलालिटी, एंड यू नो मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम होगा तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मतलब तो गिवन मास में मोलर मास ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आई कैन राइट डाउन गिवन मास में मोलर मास। आई कैन राइट डाउन डेल टी एफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलारिटी के प्लेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, डब्ल्यू ए, और केजी को अगर मैं ग्राम में मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट है, डेल टी एफ इक्वल टू केएफ इनटू डब्ल्यू बी, केएफ इनटू डब्ल्यू बी इनटू 1000 डिवाइड बाई एमबी इनटू डब्ल्यू ए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। देन इज योर ऑस्मोसिस, देन इज योर ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है सॉल्यूशन with some concentration, और यहाँ पे बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दे रहा है, ठीक है ना। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपके पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब भी आप दो सॉल्यूशन के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दे रहे हो तो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे वेरी टाइनी होल है, वेरी टाइनी होल्स, प्रेजेंस ऑफ वेरी टाइनी होल। अगर बहुत छोटा छोटा होल है, दैट मींस अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, थोड़ा सा बड़ा होंगे एज कंपैरेटिव टू सॉल्वेंट। अब शुगर सॉल्यूशन को देख लो, वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लो और शुगर को पकड़ लो, तो शुगर तो बड़ा है ना, तो सॉल्यूट है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली छोटा छोटा होता है। दैट मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट ओनली अलाउ टू पास फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करने के लिए ही अलाउ करता है। दैट मींस सॉल्यूट मॉलिक्यूल कभी पास नहीं करेगा। तो हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू हमेशा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन विद सम कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पे तो प्योर सॉल्वेंट है ना, तो प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा। कहां से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक ट्रांसफर होगा। तो हमेशा जहां पे सॉल्वेंट वैल्यू ज्यादा होगा वहां से हमेशा सॉल्वेंट ट्रांसफर होता है थ्रू एसपीएम। तो एसपीएम का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां पे टाइनी होल है, और वो दिस ओनली अलाउ टू पास फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही उसमें पास कर सकते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल कभी भी पास नहीं कर सकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एसपीएम का डेफिनेशन क्या है। तो एसपीएम क्या है, ए मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच ओनली सॉल्वेंट molecules can pass, but not solute molecule। दैट मींस वहां से सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, आपका ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास करेगा। तो अभी आप बोलेंगे क्या, वो एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एग्जांपल आपको मैंने बोला था कि एग्जांपल क्या है, सेलोफेन्स हो गया, ठीक है ना, आपका डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। तो ये आपका अगर मैं बात करूं सेलोफेन,
आपका सेल वॉल ऑफ लिविंग, सेल वॉल ऑफ लिविंग सेल, जितना भी लिविंग सेल है उनका जो सेल वॉल होता है वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, देन इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिंबलाइज्ड बाय योर पाई सिंबल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, ओके, लेट here I am taking solution, okay, and here I am taking pure solvent, तो प्योर सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और पी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, पी एक्सटर्नल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलेंगे, या और ये दिस इज योर एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका सॉल्यूशन है, राइट साइड में आपका प्योर सॉल्वेंट है, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को मैं कनेक्ट कर दिया दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली देयर विल इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो वहां पे ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस कैसे होगा, आपका प्योर सॉल्वेंट से प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और सॉल्यूशन में थोड़ा सा तो कम सॉल्वेंट होगा ना, कंसंट्रेशन तो सॉल्वेंट का कम होगा ना, क्योंकि वहां पे सॉलिड भी होगा। तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से सॉलिड को क्या करेगा, तुम्हारा मूव करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्या होगा, इधर से मूव करेगा थ्रू एसपीएम। लेकिन मैं अगर पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन अगर मैं दे रहा हूं क्या, तुम्हारा पाई से, अगर एक प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर में अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं पाई, और कैन राइट डाउन, मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ पी एक्सटर्नल, ठीक है ना, और पी एक्सटर्नल व्हिच इज इक्वल टू योर पाई, इसको हम पाई सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, पी एक्सटर्नल को पाई सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, और मैं इस साइड से सॉल्यूशन साइड से क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं अपोजिट साइड रिवर्स, जहां से जहां तक मूवमेंट कर रहा है मैं रिवर्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रेशर दे रहा हूँ। तो प्रेशर देना दैट मींस यहाँ पे मूवमेंट क्या हो गया, बंद हो जाएंगे, मूवमेंट और नहीं होंगे। दैट मींस यहाँ पे जो मूवमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मूवमेंट क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या हो जाएंगे, मूवमेंट स्टॉप्स। सो कैन राइट डाउन, इसी प्रेशर को बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलेंगे, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, और हमेशा ये वाला टर्म को लिखना पड़ेगा। आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो हमेशा सॉल्यूशन साइड में ही एप्लीकेबल होता है। सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, देन द मूवमेंट ऑफ, or then the movement of solvent molecule, then the movement of solvent molecule stops। यहाँ पे solvent molecule क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, from pure solvent to pure solvent to solution side। तो प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। दैट एक्सटर्नल प्रेशर, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ही बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक डेफिनेशन में बोल सकता हूं, द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड on solution side, on solution side to stop the osmosis process, to stop the osmosis process। अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस को आप स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको ही बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको बोलते हैं क्या, पाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये तो मूवमेंट नहीं होगा, बंद हो जाएगा ना, दैट मींस ऑस्मोसिस को आप बंद कर रहे हो, तो उसी प्रेशर को बोलते हैं क्या, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर C, or you can say molarity, direct proportional to your molarity। osmotic pressure is directly proportional to temperature। तो इसको आप लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम टी, तो इसको प्रोपोर्शनल सिंबल अगर हटा दूंगा इक्वल टू एम आर टी, एक गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, आर एक गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और ध्यान रखोगे यहाँ पे जो भी आपका प्रेशर की बात आ रहा है, ठीक है ना, तो प्रेशर में आर के प्लेस में कभी भी आप कभी पुट नहीं करेंगे 8.31 पुट, ठीक है ना, यहाँ पे 0.0821 पुट करेंगे, ठीक है ना, एटीएम लीटर आता है ना, एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना, ये आपका यूनिट होता है, क्योंकि आपको प्रेशर के टर्म में चाहिए, तो प्रेशर के टर्म मतलब एटीएम वगैरह चाहिए, पास्कल वगैरह चाहिए, तो पास्कल के लिए आप 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन 8.314 करने से आपका जूल आ जाएगा, तो आर का जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है 0.0821 होता है, वो किसके लिए, एटीएम लीटर यूनिट होता है, तो आपको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
0.0821 वैल्यू ही आप यहाँ पे लेंगे और दिस इज आल्सो वन एग्जांपल योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पाई इक्वल टू एमआरटी यू कैन से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन से इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर आपको बात हो रहा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे? तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज योर, यहाँ पे आप ले गए प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट and this is your solution and here is your SPM semi permeable membrane। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, P एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दो, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करोगे, पहले आपका क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो रहा था, अब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हुए, ये स्टॉप हो गया। अगर यहाँ पे और भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। दैट मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव टू दी सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट साइड। दैट मींस ऑस्मोसिस पूरा उल्टा हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई कैन राइट डाउन व्हेन external pressure, when external pressure more than osmotic pressure, मीन ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपका ऑस्मोसिस बंद होता है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, उल्टा डायरेक्शन में मूव करेंगे। इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया होने से तो वो डायरेक्ट मूवमेंट कर जाएगा, लेकिन पहले हम पाई अप्लाई किया ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर अभी क्या कर रहे हैं, मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर देन द osmotic pressure is applied on a solution side, obviously solution side में apply करेंगे ना, on solution side, then movement of, then movement of solvent molecule, movement of solvent molecule takes place, movement of solvent molecule takes place, कहां से कहां तक होगा, from solution to solvent, solution to solvent अभी क्या होगा, movement होगा। so this is called reverse osmosis, this is called your reverse ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। एग्जांपल क्वेश्चन आता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। दैट मींस यहाँ पे अगर आप सी वाटर का रख लोगे और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे तो पानी, पूरा प्योर पानी क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। दैट मींस यहाँ पे आप क्या करेंगे, टांकी वगैरह जो भी टैप वगैरह कनेक्ट करके आप पी लेंगे, ठीक है ना, पूरा प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो भी आपका एक्वा वगैरह है वहां पे आरओ टेक्नोलॉजी काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस काम करता है। वहां पे अगर करंट चला जाता है तो हम आरओ वगैरह, केट वगैरह नहीं चला पाते ना, जो भी आपका एक्वा वगैरह है। तो क्यों, क्योंकि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब आपको उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, अगर उसको करंट सोर्स दे रहे हो, करंट एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ताकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहा है। जब करंट चला जा रहा है दैट मींस वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए आपका प्रोसेस स्टॉप हो जा रहा है। दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको बोला जाएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक से मतलब अगर फॉर एग्जांपल ए एक सॉल्वेंट है, एक हमारा एक है और बी एक सॉल्यूशन है, लेट इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर लेट पाई 1 है, पाई ए है, और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है, व्हेन पाई ए इक्वल टू पाई बी, that means osmotic pressure of two solutions are same, so this is called isotonic solution। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहना चाहिए। सो व्हेन बोथ द सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उनको बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ए और बी के बीच में, ध्यान दो, ए और बी के बीच में अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहे हो और ए और बी दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे, दैट मींस वहां पे नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका पाई ए और पाई बी तो सेम है ना। तो अगर पाई ए इक्वल टू पाई बी हुआ, हम जानते हैं कि पाई क्या है, एमआरटी, दैट मींस सेकंड राइट डाउन एम ए आर टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एमबीआरटी। तो आर तो गैस कांस्टेंट है और मैं सेम टेम्परेचर में काम कर रहा हूँ, तो आर टी और आर टी कैंसिल हो गए, दैट मींस एम ए इक्वल टू क्या हो गया, एम बी हो गया। तो अगर कंसंट्रेशन सेम है, तो कंसंट्रेशन सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, दैट मींस ऑब्वियसली कंसंट्रेशन सेम है तो लिक्विड भी तो सेम रहेगा ना, प्योर सॉल्वेंट भी तो सेम होगा ना। तो प्योर सॉल्वेंट अगर डिफर करेगा तो अभी हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू मूवमेंट करेगा। तो इसलिए जो भी दो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा रहे हो तो वहां पे कोई भी, दैट मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या होता है, सेम रहता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम रहेगा दैट मींस दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है। अगर दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है तो अगर सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के बीच में मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अटैच कर दूं, एसपीएम को अटैच कर दूं, दैट मींस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है ना। कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट होगा तभी तो हायर सॉल्वेंट वैल्यू टू लोअर सॉल्वेंट वैल्यू मूवमेंट होगा ना। तो यहाँ पे नो मूवमेंट ऑफ, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगा तभी मूवमेंट करता है। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, फर्स्ट मतलब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक? सी, हाइपर बोलते हैं ना ऐसे, वो हाइपर हो गया, हाइपर मतलब मोर, हाइपर मतलब लेस, तो हाइपर, हाइपर मतलब क्या, हाई, और मोर वी कैन से, ऐसे बोलते हैं हाइपर, हाइपरटोनिक, वो बेसी हाइपर, बेसी वो ज्यादा हाइपर हो रहा है, दैट मींस हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपर मींस हाई। सो इफ टू सॉल्यूशन, लेट सॉल्यूशन 1 and solution 2, if you have two solutions, solution 1 and solution 2, solution 1 has osmotic pressure pi 1, solution 2 has osmotic pressure pi 2, and pi 1 is greater than pi 2। आपका जो pi 1 है, that means solution 1 का osmotic pressure क्या है, ज्यादा है, that means I can write down solution 1 is a hypertonic, solution 1 is हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा, आज कंपेयर टू, आज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2। सो सॉल्यूशन 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन 1 क्या हो जाएगा, आपका हाइपरटोनिक होगा। व्हाई? बिकॉज सॉल्यूशन 1 हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यू कैन राइट डाउन इफ pi 1 is greater than pi 2, then similarly you can write down m1RT in place of pi m1RT, or CRT you can put also। C means concentration term and concentration term means molarity, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मोलारिटी लिख रहा हूँ, तो m1RT is greater than m2RT, तो RT कैंसिल हो गया, that means m1 is greater than m2। दैट मींस अगर जो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिससे ज्यादा होगा, एंड यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जिसका मोलारिटी ज्यादा होगा उसमें मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट रहेंगे ना, तो अगर मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट रहेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हाई होगा। दैट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कब होगा, जब तुम्हारा मोलारिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन 1 इज योर हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन 2 को आप एक एसपीएम के अंदर रख रहे हैं, एसपीएम बीच में एक एसपीएम रखा रहा हूं, रख दे रहा हूं, ठीक है ना, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है ये लो है, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है दैट मींस सॉल्यूट कम होगा, तो अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट तो ज्यादा होगा ना, सॉल्वेंट मोर होगा ना, सॉल्वेंट मोर। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, अगर कंसंट्रेशन हाई है दैट मींस सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट लो होगा। तो यहाँ पे एसपीएम में हम जानते हैं कि सॉल्वेंट हायर टू सॉल्वेंट लोअर मूवमेंट करता है, क्योंकि एसपीएम का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इट ओनली अलाउ टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, इट नेवर अलाउ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट का हायर वैल्यू टू सॉल्वेंट टू लोअर वैल्यू मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे आपका मूवमेंट होगा क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। दैट मींस आपका सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 को आप क्या होगा, मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। वैसे ही अगर क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपके पास एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल यू हैव एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैं ब्लड सेल को पुट कर रहा हूं, ब्लड सेल, और ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.9 WIV योर NaCl सॉल्यूशन, परसेंटेज NaCl सॉल्यूशन। ओके, दैट मींस आप 0.9 ग्राम लोगे 100 वॉल्यूम में, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम में अगर आप 0.9 ग्राम NaCl ले रहे हो तो वो हमारा ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ले रहे हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, हाइपरटोनिक मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन मोर, क्योंकि हाइपरटोनिक इसीलिए तो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब पाई 1 मोर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर मोर, हाइपर बोला गया ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, दैट मींस बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और अंदर का जो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन लेस है, कंसंट्रेशन लेस। तो अगर अंदर का कंसंट्रेशन कम है दैट मींस अंदर का सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉल्वेंट मोर, और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है, और बाहर का कंसंट्रेशन हाई है तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट लो। तो आपका जो ब्लड सेल है उसका जो सेल वॉल एसपीएम की तरह बिहेव करता है, तो हायर सॉल्वेंट वैल्यू अंदर है, लोअर सॉल्वेंट वैल्यू कम है, तो ब्लड सेल से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर चला जाएगा दैट मींस योर सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक अप, दैट मींस आपका सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम रखेंगे। तो हाइपरटोनिक, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड सेल को आप पुट करोगे जिसका कंसंट्रेशन मोर देन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% WIP NaCl सॉल्यूशन अगर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ब्लड सेल है उसका कंसंट्रेशन कम है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर ब्लड सेल का कंसंट्रेशन कम है दैट मींस ब्लड सेल का सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, बाहर का सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम जानते हैं कि एसपीएम में हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू मूवमेंट करता है, दैट मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल विल गो आउटसाइड फ्रॉम दी ब्लड सेल से बाहर चले जाएंगे, दैट मींस आपका जो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर इफ आई एम टेकिंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, hypotonic solution, what is the meaning of hypotonic solution? So similarly hypotonic solution, if one solution is your solution 1 and solution 2, if you are two solution taking, and pi 1 is the osmotic pressure of solution 1 and pi 2 is the osmotic pressure of solution 2, if pi 1 is less than pi 2, अगर pi 1 का that means solution 1 का osmotic pressure अगर कम होगा, that means I can write down solution 1 is hypotonic, solution 1 is
हाइपोटोनिक with compared to with compared to सॉल्यूशन टू। तो सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन बीच टू के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन वन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। क्यों? बिकॉज सॉल्यूशन वन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इफ पाई वन इज लेस देन पाई टू, देखो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन वन का है एंड यू नो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देन डेफिनेटली आई कैन राइट डाउन m1 इज लेस देन m2। m1 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू के बीच में एक एसपीएम लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं, यू नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाने से osmosis is a colligative property and sorry osmosis is a spontaneous process। तो spontaneous process means वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा। तो सॉल्यूशन वन आपका क्या है, लेस कंसंट्रेशन, ये क्या है, लेस कंसंट्रेशन। और यहाँ पे सॉल्यूशन टू में क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन वन अगर लेस कंसंट्रेशन होगा दैट मींस यहाँ पे मोर सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्यूशन टू में हाई कंसंट्रेशन है मतलब क्या होगा, लेस सॉल्वेंट रहेगा। एंड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हायर सॉल्वेंट वैल्यू टू लोअर सॉल्वेंट वैल्यू मूवमेंट होगा। दैट मींस सॉल्यूशन वन से सॉल्यूशन टू को क्या होगा, आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे ही इफ आई एम पुटिंग ए ब्लड सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज ए आई एम टेकिंग ए हाइपोटोनिक solution and here I am putting a blood cell, ठीक है, blood cell। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। लेस ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब लेस कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन। तो लेस कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा, मोर सॉल्वेंट होगा, डेफिनेटली मोर सॉल्वेंट होगा। और बाहर का अगर ये तुम्हारा लेस कंसंट्रेशन हो गया तो ये अंदर वाला क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन। मतलब ब्लड सेल में क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन, और मोर कंसंट्रेशन मतलब लेस सॉल्वेंट, लेस सॉल्वेंट। तो हमारा जो एसपीएम है ये तुम्हारा एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हायर सॉल्वेंट वैल्यू टू लोअर सॉल्वेंट वैल्यू आपका मूवमेंट होगा। तो हायर सॉल्वेंट वैल्यू क्या है आपका, बाहर वाला। तो बाहर से सेल के अंदर क्या होगा, आपका ब्लड सेल का मूवमेंट होगा। दैट मींस वाटर विल वाटर विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। दैट मींस आउटसाइड, बाहर से अंदर तक आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। दैट मींस सेल विल स्वेल अप। अगर सेल में वाटर कंटेंट ज्यादा हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, दैट मींस यू कैन से सेल विल स्वेल अप। तो वहां पे सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट इफ आई एम टेकिंग, नेक्स्ट कांसेप्ट इज योर abnormal molar mass। abnormal abnormal molar mass। व्हाट इज abnormal molar mass? सी नॉर्मल अगर मोलर मास की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल NaCl का मोलर मास आज यूजुअल जितना होता है उतना होगा। लेकिन abnormal मतलब जितना होना चाहिए वो नहीं होगा और कुछ हो रहा है। तो और कुछ अगर abnormal मोलर मास और मोलर मास का अगर चेंजेस आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा होगा, या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा होगा। इफ आई एम टेकिंग एसोसिएशन, यू आर टेकिंग एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या होता है, अगर आपका देखो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड संबंधी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड संबंधी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएंगे तो डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो एसोसिएशन में फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूंगा एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर टू मॉलिक्यूल्स एसिडिक एसिड लोगे और इन बेंजीन, तो यहाँ पे एसोसिएशन आपका होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसोसिएशन होता है। और कैसे, तो C इधर डबल बॉन्ड OH, इधर CH3, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O। तो इनके बीच में क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देख पा रहे होगी दो मॉलिक्यूल मिलके, टू मॉलिक्यूल्स मिलके अभी क्या बना रहे, एक मॉलिक्यूल बना रहे। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एसोसिएशन। क्या हो रहा है, एसोसिएशन। अभी आपको अगर पूछा जाएगा कि अभी एसिडिक एसिड का मोलर मास कितना है, तो इसको आप नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना, आपको इसको पकड़ना है क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो गया है। दैट मींस ये कंप्लीटली आपका एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव होगा आपका, ठीक है ना। तो अगर आप टू मोल्स, दो मॉलिक्यूल ले रहे हो, टू मोल्स ले रहे हो, तो आप सोचोगे कि टू मोल्स के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना आएगा, दैट मींस वन मोल के लिए उतना नहीं आएगा, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर डिपेंडेंट, योर सॉल्यूट अमाउंट डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई यू कैन से। सो यहाँ पे एसोसिएशन केस में हमेशा याद रखना, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, हमेशा अगर एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड इन बेंजीन रहेगा तभी ही एसोसिएशन करेंगे। लेकिन हर कई प्लेस में एसोसिएशन नहीं करना है। अगर खाली फॉर एग्जांपल खाली एसिटिक एसिड दिया जा रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया जा रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे सिंपल आपका डिसोसिएशन ही होगा, CH3 CO माइनस प्लस H प्लस यहाँ पे होगा। लेकिन बेंजीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आपका क्या होगा, बेंजीन सॉल्वेंट के प्लेस में आपका होगा एसोसिएशन। वरना नॉर्मल जो होता है यहाँ पे होगा क्या, डिसोसिएशन। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो डिसोसिएशन आज यूजुअल होगा, लेकिन एसोसिएशन अगर एसिडिक एसिड बेंजीन मीडियम में आपका क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में डेफिनेटली आपका क्या होगा, फर्क पड़ेगा। आपका
मोलर मास के ऊपर, और मोलर मास के ऊपर जो फर्क पड़ेगा डेफिनेटली आपका अमाउंट ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अमाउंट के ऊपर सॉलिड के ऊपर इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूंगा केसीएल, तो केसीएल का अगर मैं बात करूंगा, केसीएल का तो ये डिसोसिएट होकर के प्लस सीएल माइनस हो जाएंगे। तो अगर केसीएल का अगर बात करोगे तो के प्लस सीएल माइनस में ना, तो इसका मोलर मास को आप नहीं ले सकते कि नॉर्मल 37.25 जो भी आपका है वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज यूजुअल आपका जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम भांटो फैक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भांटो फैक्टर, भांटा फैक्टर। और भांटा फैक्टर को सिंबल रखते हैं कि आई, और इसकी जरूरत क्यों आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड मॉलिक्यूल वो सॉल्वेंट में जाके सॉल्यूशन में जाके आपका वो आइदर डिसोसिएशन हो रहे हैं या एसोसिएशन भी कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन करने के ऊपर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिपेंड कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज होगा दैट मींस हमारा जो भी रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सब चेंज हो जाएगा। तो आपका जो आई क्या है, आपको बोला था कि आई क्या है, आई को याद रखने के लिए वो ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक था ए बाई बी। क्या था, ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड आफ्टर बाय बिफोर। ए बाई बी मतलब आफ्टर बाय बिफोर, याद रखने के लिए, ठीक है ना। नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर के प्लेस में ये क्या हो जाएगा, बिफोर, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये डिसोसिएशन के लिए अगर हो सकता है, एसोसिएशन में भी अगर होगा तो यही वाला फॉर्मूला होगा। तो ए बाई बी दैट मींस आफ्टर बाय बिफोर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर बाय बिफोर, तो यहाँ पे अगर बात करूंगा NaCl, तो NaCl डिसोसिएट क्या होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो यहाँ पे आपका जो भांटा फैक्टर अगर आप निकाल रहे हो, सो व्हाट इज योर भांटा फैक्टर, यहाँ पे भांटा फैक्टर कितना आ जाएगा, तो I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स A by B आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन में कितना मोल है, बिफोर डिसोसिएशन में कितना मोल था, डिवाइड कर देंगे। तो आफ्टर मोल में देखो ये 1 मोल, ये 1 मोल, दैट मींस 2 मोल है। बिफोर डिसोसिएशन में ये तो 1 मोल है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग AlCl3, तो AlCl3 चेंजेस इनटू Al + 3 एंड 3Cl-। तो यहाँ पे आपका I का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो I का वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 4 मोल, 4 डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 मोल, दैट्स व्हाई I को becomes 4 we can say। If I am taking K4FeCN6, K4FeCN6 दिस इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो K4 एफिशिएंसी कैसे डिसोसिएट होगा, 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। तो ये आफ्टर आई का वैल्यू क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 4, ये 1 5, दैट मींस 5, बिफोर डिसोसिएशन कितना था, ये 1 मोल ही था, दैट मींस योर 5, दैट मींस ऐसे हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन केस में। वैसे एसोसिएशन केस में 2CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं बेंजीन मीडियम में ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH ट्वाइस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आफ्टर एसोसिएशन आई का वैल्यू, आफ्टर एसोसिएशन कितना मोल है, 1, बिफोर कितना था, 2, दैट मींस यहाँ पे आपका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही हम निकालते हैं आपका भांटम फैक्टर, ठीक है ना। और भांटम फैक्टर देखो, अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, इफ आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखो सबके केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस यहाँ पे आपका डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन। अगर आपका आई का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, तो लेस देन 1 आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन, एसोसिएशन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है, आई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू अगर 1 होगा, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कोई भी नहीं होगा तो आई का वैल्यू 1 बोलेंगे। और कौन से केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नो एसोसिएशन भी नहीं होता है, डिसोसिएशन भी नहीं होता है। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा तो वहां पे आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और एग्जांपल क्या है आपका, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है, अगर आपको पूछा जाएगा कि बच्चे गलती करते हैं ग्लूकोज का, पूछा जाएगा कि भांटा फैक्टर, व्हाट इज द भांटा फैक्टर आई वैल्यू फॉर ग्लूकोज, तो आई वैल्यू फॉर ग्लूकोज हमेशा याद रखो 1 ही होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्योंकि वहां पे एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। आप खुद देखो, आपका ग्लूकोज है C6H12O6, तो वो सॉल्वेंट में डाल दिए तो वही C6H12O6 फॉर्म में ही तो रहा ना, तो वो तो चेंज नहीं हुआ ना, कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, आफ्टर बाय बिफोर, तो आफ्टर भी 1 मोल है, बिफोर भी 1 मोल है, दैट मींस 1 ही आंसर आएगा ना। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया ये सब के लिए आपका जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन शेड में नहीं आते हैं, तो वहां पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम जान लिए कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, आपका आई के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस आपका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, Pa नॉट माइनस Pa डिवाइड बाय Pa नॉट इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा, काई बी इंटू आई। तो हम इसे क्या करेंगे, सब केस में आई मल्टीप्लाई करेंगे। आपको क्या हो जाएगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई।
एंड डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, हमेशा आई मल्टीप्लाई करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। ग्लूकोज भी आ रहा है क्वेश्चन, फिर भी ग्लूकोज के लिए आई को लिख के आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे। देन योर पाई इक्वल टू एम इंटू आर इंटू टी इंटू आई यू कैन से, तो हर क्लास में हम क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना इसको। और इसका जो फाइनल वाला जो बड़ा सा फॉर्मूला था ये भी एक बार लिख लेता हूँ, डेल्टा इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है, डब्ल्यू है, अगर ग्राम देगा तो क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू आई। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन था, तो वैसे ही डेल्टा एफ के प्लेस में पुट करके हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपका आ रहा है कि एसोसिएशन केस में, आपका जो एसोसिएशन केस में एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्फा क्या होगा। ध्यान दो, अगर डिसोसिएशन केस में डिसोसिएशन आ रहा है तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म, कितना पार्टिकल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर NaCl आपके पास है तो NaCl क्या हो रहा है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे I का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, I का वैल्यू के लिए आपको कंप्लीट डिसोसिएशन चाहिए। अगर अल्फा के टर्म आ रहा है तो I का वैल्यू आप कभी भी 2 यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म, कितना पार्टिकल फॉर्मेशन हो रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे I का वैल्यू हम I डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो अल्फा का वैल्यू जो भी दिया जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद I का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो I कब आप 2 पुट कर सकते हो, जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अगर 100% डिसोसिएशन होगा तभी तो I का वैल्यू 2 होगा ना, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो I का वैल्यू हम 2 पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, अल्फा इक्वल टू I माइनस वन बाई एन माइनस वन। लेकिन बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि n कहाँ से निकालेंगे, a की नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म, दैट मींस यहाँ पे Na प्लस gives NaCl gives Na plus plus Cl minus, यहाँ पे n का वैल्यू 2 आपको पुट करना है, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर एसोसिएशन, अगर मैं बात करूंगा एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का फार्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू, ये फार्मूला क्या था, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये आपका फार्मूला है क्या, वन बाई एन। ये डिसोसिएशन केस में क्या था, डिसोसिएशन केस में अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन, और एसोसिएशन केस में वन बाई एन माइनस वन, खाली डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बात करूंगा CH3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 COH इन बेंजीन changes to CH3COH twice, यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n, बच्चे गलती करते हैं कि n का वैल्यू उनको मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स गेट एसोसिएटेड, गेट एसोसिएटेड, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन हुआ है, दैट मींस ये वाला वैल्यू, कितना मोल एसोसिएशन है, 2 मोल्स ना, तो पुट हियर 2, तो यहाँ पे n के प्लेस में आप 2 पुट करना है, कितना नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या हुआ है, एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएशन हो रहे हैं। तो अगर डिसोसिएशन केस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, तो प्रोडक्ट साइड का लिखेंगे, एसोसिएशन केस में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में जो भी आपका है कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको हिसाब करके हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, और एक आपका रह गया कि हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, आपको हेनरी लॉ बोलता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे बोलता है कि ये सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। तो गैस को आप लिक्विड में क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, बहुत सारा लिक्विड ले लिया कुछ भी, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल O2 गैस है, N2 गैस है, H2 गैस है, तो O2 का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो O2 का जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, N2 का जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, H2 का जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो वो बोला कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा, ये तो डेफिनेटली बात है ना, जिसका पार्शियल प्रेशर, फॉर एग्जांपल O2 का पार्शियल प्रेशर से N2 का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, और N2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ओवर द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो तो अंदर घुसेगा ना, और अंदर वो जाएगा दैट मींस उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, और सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो उसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। सो यू कैन राइट डाउन द पार्शियल प्रेशर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर of the gas over the liquid surface, over the liquid surface is directly proportional to, is directly proportional to the mole fraction of gas in solution,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका हेनरी लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट याद रह गया होगा। तो अगर O2 N2 H2 डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे गैस है तो सबका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ओवर द लिक्विड सरफेस वही अंदर जाएगा, उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. That means partial pressure is directly proportional to partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas we can say. तो इसको अगर मैं हटा दूंगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा KH into chi gas। तो KH क्या है, KH आपका है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, KH क्या है हेनरीज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी कैन से। तो यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ P इक्वल टू KH into chi gas, क्वेश्चन आता है कि इसका यूनिट क्या है। तो KH का यूनिट क्या है, ध्यान दो, ये आपका जो मोल फ्रैक्शन है ये यूनिटलेस है, ये क्या है यूनिटलेस। तो ये अगर यूनिटलेस है दैट मींस KH का यूनिट क्या होगा, सेम विद प्रेशर, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में तो रिएक्टेंट साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट मतलब प्रेशर है ना, सो सेम विद क्या होगा प्रेशर। दैट मींस आपका ATM हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, ठीक है ना, टॉर हो गया, तो ये mmHg हो गया, तो ये सब KH का यूनिट होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता है। अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लूंगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लूंगा, आपको इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना, ग्राफ एक मिल जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन क्या है, अगर मैं बात करूंगा आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर होता है, तो वहां पे आपका CO2 गैस डिजल्व होता है। तो CO2 अभी अभी हम देखेगी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा डिजल्व करेगा। दैट मींस इंडस्ट्रियल एरिया में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको बहुत ज्यादा हाई करके, बहुत हाई करके आप गैस को डिजल्व कराते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर यू कैन राइट डाउन CO2 इज पास्ड, CO2 इज पास्ड एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। CO2 का अगर मैं पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दूंगा, हाई प्रेशर कर दूंगा, तभी तो वो जाके डीजल होगा ना। और अगर आप बॉटल का ढक्कन खोल दोगे तो वो गैस रिलीज होता है कि साउंड आता है, ठीक है ना। तो क्यों आता है, क्योंकि हाई प्रेशर में वो डिजल्व किया गया, हाई प्रेशर में CO2 सॉल्युबल के स्टेट में होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करूंगा तो यहाँ पे एक बेंड कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेंड्स कंडीशन क्या है, आपका जो भी स्कूबा डाइवर्स लोग हैं, तो स्कूबा स्कूबा डाइवर्स अगर अंदर जाएंगे, स्कूबा डाइवर्स जब अंदर जा रहे हैं, डीप सी के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे आपका डीप सी में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा दैट मींस बहुत सारे N2O2 जो भी आपके साथ आप लिए हो वो सारा का सारा आपका क्या होगा, ब्लड में डीजल हो जाएंगे। क्योंकि आप अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होने पर आपका गैस का सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप जो डीप स्कूबा डाइवर्स बहुत समुद्र के अंदर चला गया, नीचे चला गया, तो वहां पे जो भी उसके टैंक टैंक में O2 N2 जो भी होगा तो वो क्या करेगा, हमारा ब्लड में क्या होगा, डीजल हो जाएगा। तो जब वो धीरे धीरे ऊपर आएगा तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रिलीज हो रहा है। तो अगर रिलीज हो रहा है तो प्रेशर अगर रिलीज होगा तो गैस भी चाहेगा कि सॉल्युबल नहीं होने के लिए, तो गैस भी क्या करेगा, धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट करेगा। अगर गैस धीरे धीरे रिलीज होगा तो N2 गैस बहुत लाइटर होता है, तो N2 गैस क्या करेगा, जब रिलीज करता है तो बबल्स क्रिएट करता है। और जो बबल जब क्रिएट करता है वो कैपिलरी, हमारा जो कैपिलरी होता है ब्लड का कैपिलरीज, उसको ब्लॉक कर देता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। और ये एक पेनफुल कंडीशन है, ठीक है ना। तो आपका जब भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके अच्छे से दिखना। स्कूबा डाइवर्स अंदर जाएंगे, अंदर जाने तक ठीक था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ तो N2 गैस ज्यादा हो गया, तो N2 गैस O2 गैस ब्लड में ज्यादा डिजॉल्व कर गए। जब वो बाहर आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जब धीरे धीरे कम होगा तो N2 गैस O2 गैस क्या करेंगे, लिबरेट होना स्टार्ट करेंगे, रिलीज होना स्टार्ट करेंगे। जब वो रिलीज करेंगे N2 गैस बहुत लाइटर होता है, वो क्या करता है, बबल्स फॉर्मेशन करता है। तो बबल्स क्या करता है, कैपिलरी में ब्लॉक क्रिएट करता है, उस कंडीशन को बेंड बोलते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेंड। और एक आपका की अनोक्सिया। अनोक्सिया, अनोक्सिया क्या है, अगर मैं हायर ऑल्टीट्यूड की बात करूंगा तो पहाड़ के ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड जो भी क्लाइंबर वगैरह है, माउंटेन क्लाइंबर जो भी बहुत ऊपर जाते हैं, तो ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या है, कम है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है दैट मींस O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, मतलब है कि जो भी गैस है उनका प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो रहा है तो O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो O2 का पार्शियल प्रेशर अगर कम हो रहा है दैट मींस आप बोल सकते हैं कि O2 का पार्शियल प्रेशर कम होने से वो ब्लड में डीजल भी नहीं होगा। तो हायर जो भी माउंटेन एरिया है, जो भी माउंटेन एरिया में है और क्लाइमर वगैरह है और हायर ऑल्टीट्यूड में एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, लीव करते हैं, तो वहां पे उनका ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत कम रहता है। उस कंडीशन को बोलते हैं अनोक्सिया। तो अनोक्सिया समझ में आ गया, अनोक्सिया किसको बोलेंगे, अनोक्सिया में आपका ब्लड में कंटेंट क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट लो होगा। क्यों, क्योंकि लो हायर ऑल्टीट्यूड में, इफ आई एम सेइंग हायर ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा, दैट मींस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा दैट मींस ऑक्सीजन इन ब्लड, इन ब्लड क्या होगा, लेस होगा। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं अनोक्सिया। और बेंड क्या है अभी हमने देख लिया। तो बेंड को अवॉइड करने क्या करते हैं, हमका जो टैंक होता है वो हीलियम कंटेंट रहेगा, तभी N2 नहीं लेंगे, हीलियम लेंगे। तो हीलियम कंटेंट अगर टैंक
कंटेंट विद हीलियम, तो हीलियम अगर ले रहे हो O2 तो लेंगे डेफिनेटली, तो O2 के साथ साथ अगर हीलियम आप ले रहे हो तो बेंड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो aquatic एनिमल है, तो aquatic animals prefer to prefer to live in cold water, तो कोल्ड वाटर में वो रहने के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं, हॉट वाटर में प्रीफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कोल्ड वाटर में क्यों प्रीफर करते हैं, आपका जो कोल्ड वाटर होता है, देखो के एच इंपोर्टेंट है कि P इक्वल टू के एच इंटू काई गैस, आपका पार्शियल प्रेशर तो सेम है। यहाँ पे अगर KH कम होगा, KH अगर लेस होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। KH अगर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। O2 और N2 के लिए, स्पेशली O2 N2 के लिए अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को लो कर रहा हूँ, लो टेम्परेचर में आपका KH भी क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो हेनरी कांस्टेंट अगर कोल्ड में, तो कोल्ड वाटर में आपका KH क्या होता है, कम रहता है O2 के लिए। तो अगर KH कम रहेगा, दैट मींस आपका काई गैस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर को मैं फिक्स कर दिया। तो KH मल्टीप्लाई है ना, KH अगर कम होगा तो काई गैस तो ज्यादा होगा। तो कोल्ड वाटर के केस में KH कम है, अगर KH कम है दैट मींस हेनरीज कांस्टेंट फॉर O2 एंड N2 सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन दिखा गया है कि O2 और N2 के लिए KH वैल्यू कम रहता है, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो आपका KH वैल्यू कम होगा, तो काई गैस क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मींस O2 N2 गैस कंटेंट क्या होंगे, हाई होंगे। तो अगर हाई होंगे दैट मींस एक्वाटिक एनिमल क्या करेंगे, प्रीफर टू लिव इन कोल्ड वाटर। वही में अगर मैं हॉट वाटर की बात करूंगा, हॉट वाटर या वार्म वाटर की बात करूंगा, तो वार्म वाटर में आपका केएच का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर केएच का वैल्यू ज्यादा है दैट मींस काई गैस क्या होगा, कम होगा। तो अगर काई गैस का मतलब क्या है, N2 और O2 का कंटेंट कम है, तो N2 और O2 का कंटेंट अगर कम है दैट मींस एनिमल्स कैन नॉट लिव इन वार्म वाटर, तो वार्म वाटर में वो लिव नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन चैप्टर, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।